क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छे तरीके से रिटर्न नहीं दे रहा है, ये म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, 4-5 साल तक आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये जो फंड है ये स्टाइल इन्वेस्टिंग का एक पार्ट हो सकता है और ना जाने क्या-क्या न्यूज़ इस समय पे आपको यूट्यूब और टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी। इन सारी न्यूज़ का एक मेन सोर्स दिखता है आपको रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट की कम्युनिटी के अंदर भी जो सबसे प्रोमिनेंट नेम आपको देखने को मिलेगा, वो है वैल्यू रिसर्च का। वैल्यू रिसर्च ने रिसेंटली डाउनग्रेड कर दी है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की रेटिंग। इसका सच क्या है और रियलिटी में ये वैल्यू रिसर्च काम कैसे करती है और डाउनग्रेड और अपग्रेड का क्राइटेरिया क्या है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप का भी म्यूचुअल फंड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज अगर आज आपके साथ ये चीज नहीं हो रही है, आज आप इस न्यूज से इंपैक्ट नहीं हो रहे हो, तो आज नहीं तो कल जो आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर भी ये सेम इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जब भी कोई स्मॉल कैप या मिड कैप का म्यूचुअल फंड गिरना शुरू होता है, तो जितने भी बड़े-बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं, वो एक टर्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो होती है सैटेलाइट इन्वेस्टिंग, कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये तो सैटेलाइट इन्वेस्टिंग का एक छोटा-सा पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो 20% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का है, वो अज़्यूम करते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो 20% ही डाला होगा। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल के लेवल पर आते हो, तो जब भी मार्केट चढ़ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम 40, 50, 60% तक भी स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल सकते हैं। और डेफिनिटली ये हर किसी का रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कुछ लोग 60-40 करते हैं, कुछ लोग 50-50 करते हैं, कुछ लोग 60% तक भी स्मॉल कैप और मिड कैप की इक्विटी के अंदर डालते हैं। तो ओवरऑल तरीके से जब भी कोई कहता है कि सैटेलाइट इन्वेस्टिंग या सैटेलाइट फंड है ये हमारे, तो इसका ये मतलब है कि वो जो 20% है वो उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन लॉजिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर किसी की इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग है। ये जो टर्म है ये बहुत फैंसी ज़रूर है, लेकिन लॉजिकली इसके अंदर कुछ भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो रहा होता। ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो की बात करता है और इस पोर्टफोलियो से जो आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो, वो 14-15% का रिटर्न निकालते हो, बिकॉज़ 80% आपका सेफ्टी है, 20% आपको बूस्ट मिलेगा, हाई ग्रोथ मिलेगा अपने स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड से। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो सैटेलाइट इन्वेस्टिंग है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बस एक फैंसी नेम दे दिया है, ताकि जो एक रिटेल इन्वेस्टर जिसे पता नहीं है ना, तो वो बोले, "अरे भाई! कुछ तो ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं पता था।" तो आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो। लेकिन आपने समझ लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगली बार कोई आपसे पूछेगा ना कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या है, तेरा कोर पोर्टफोलियो क्या है? तो जब भी कोई बोले कोर पोर्टफोलियो क्या है, इसका मतलब वो लार्ज कैप की बात कर रहा है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या है, तो इसका मतलब ये है स्मॉल कैप और मिड कैप की इक्विटी की वो नॉर्मली बात कर रहा है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इसके अंदर ज़्यादातर केसेस में माना जाता है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। तो इसको आप कह सकते हो सैटेलाइट इन्वेस्टिंग। अब मैं दिखाता हूँ वैल्यू रिसर्च के डाउनग्रेड की रियलिटी, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पे सिंपली डाल दोगे ना कि वैल्यू रिसर्च डाउनग्रेड क्राइटेरिया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रिसर्च का खुद का पेज खुलता हुआ दिखेगा। और ये सिंपली आपको क्या बताता है, ये बताता है कि वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है ये सोनली डिपेंडेंट होती है वैल्यू रिसर्च के फॉर्मूले पे, और हर महीने के बेसिस पे रिकैलकुलेट होती है। और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्टिव चीज नहीं है, मतलब कोई बंदा नहीं बैठा जो कि डाउनग्रेड और अपग्रेड करेगा आपकी रेटिंग को। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है वैल्यू रिसर्च ने। मतलब अगर वो उस फॉर्मूले के थ्रू जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो अपग्रेड हो गई रेटिंग। उस फॉर्मूले के थ्रू म्यूचुअल फंड जो है नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या कम रिटर्न दे रहा है, तो जो रेटिंग है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। वहीं पे ये कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जो वैल्यू रिसर्च है वो डाउनग्रेड कर रहा है तो म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे, इसी वजह से डाउनग्रेड हो गया है। और इसका सिंपली मतलब ये हो जाता है कि जो फंड है अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर, तो जो आपके रिसर्च की ग्रेड है, जो रिसर्च की स्टार रेटिंग है, वो वापस से अपग्रेड हो जाएगी। जिसकी बात सारे के सारे लोग कर रहे हैं कि वैल्यू रिसर्च का डाउनग्रेड हो गया, वैल्यू रिसर्च का डाउनग्रेड हो गया। वो खुद ही बता रहा है कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेट करते हैं मंथली लेवल पे। अगर मेरे रिटर्न्स कम आ गए तो भाई कम दे दी मैंने रेटिंग, मेरे रिटर्न ज़्यादा आ गए तो मैंने ज़्यादा दी रेटिंग। तो इससे ये तो पता चल गया भाई ये एक वो लूटा है जो ऐसे-ऐसे लूट रहा है, कभी इस साइड जाएगा, कभी उस साइड जाएगा। तो इस पे आप डेफिनिटली भरोसा तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा। इनकी जो एल्गोरिदम है, क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी है, उसके थ्रू वो फंड काम करेगा, अच्छे रिटर्न देगा तो रेटिंग बढ़ी रहेगी। नहीं देगा, 1 मंथ में अंडर परफॉर्मेंस करी तो आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। और म्यूचुअल फंड में हमें क्या पता होता है कि लॉन्ग टर्म में आपके अच्छे रिटर्न बनते हैं, और शॉर्ट टर्म में तो आप कितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड उठा लो या कितने भी अच्छे स्टॉक उठा लो, अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप निप्पॉन का उठा लो, चाहे आप क्वांट का उठा लो। चलो मेरी बात पे भरोसा मत करो, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने खोला हुआ है क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 6 महीने का टारगेट करा हुआ है। जो येलो वाली लाइन है ये बेंचमार्क है, जो ब्लू वाली लाइन है ये क्वांट का म्यूचुअल फंड है। तो 6 महीने के अंदर आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है।
3 महीने के अंदर आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, 1 महीने के आपको 1 महीने के अंदर आपको ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आस-पास देखने को मिल रहा है। वहीं पे मैं 1 साल की बात करूँगा, तो यहाँ पे आपको वापस से अपने बेंचमार्क्स को बीट करता हुआ मिला है 1 या 2% के आस-पास। चलो दूसरा म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ। दूसरा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है अपनी कैटेगरी का। वहीं पे अगर आप 6 महीने की बात करोगे तो 6 महीने में अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है निप्पॉन ने। 3 महीने की बात करोगे तो 3 महीने में भी अंडर परफॉर्मेंस है। 1 महीने में ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मेंस है। 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट बीट करा है या 1% के आस-पास बीट करा है। एक और म्यूचुअल फंड देखते हैं। ये हम देख रहे हैं एचडीएफसी का 6 महीने में अंडर परफॉर्मेंस, 3 महीने के अंदर आपको अंडर परफॉर्मेंस, 1 महीने के अंदर आपको अंडर परफॉर्मेंस, 1 साल के अंदर आपको ऑलमोस्ट बेंचमार्क को बीट करता हुआ मिला है। एक और दिखा देता हूँ। ये है एक्सिस का स्मॉल कैप, इसकी तो चलो हालात ही बुरे हैं। तो 1 साल के अंदर अंडर परफॉर्मेंस, 6 महीने के अंदर अंडर परफॉर्मेंस, 3 महीने के अंदर अंडर परफॉर्मेंस, 1 महीने के अंदर भी ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मेंस के आस-पास दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये क्वांट के साथ ही हो रहा है। ये आप किसी भी स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड को देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। अगर पूरी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, सारे एक्टिव फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा फंड भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से एक रिटेल इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। तो जो ये वैल्यू रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई इन्होंने बोल दिया तो डाउनग्रेड होगी तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिंपली उनका एल्गो काम कर रहा होता है, वो डाउनग्रेड और अपग्रेड अपने अकॉर्डिंग कर रहा होता है। कोई भी बंदा बैठ करके यहाँ पे अपग्रेड और डाउनग्रेड नहीं कर रहा होता। लेकिन अब एक मेजर दिक्कत की बात बताता हूँ मैं आपको, जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, वो सोच रहा होगा भाई अंडर परफॉर्मेंस चलेगी अभी 3-4 साल तक। आपने क्या करा, आपने आज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेच दिया या लार्ज कैप, मिड कैप कोई भी म्यूचुअल फंड बेच दिया जो अंडर परफॉर्म कर रहा है आपका। अब अगला जो महीना है उसके अंदर उसने आउट परफॉर्म करा और रेटिंग दोबारा से अपग्रेड हो गई। आप दोबारा घुसोगे, तो भाई बाय सेल ही करते रहोगे क्या? बाय सेल करते रहोगे तो म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे बनेंगे? बाय सेल अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में करो, तो मैं 1% समझ भी सकता हूँ कि ठीक है भाई, आपने देख लिया 200 एवरेज हो गया, 200 को बीट कर दिया, नया ब्रेकआउट दे दिया, उस वजह से आपने बेचा है, तो कोई सेंस बनाता है। लेकिन रिसर्च एनालिस्ट को इतना सीरियस ले लोगे आप, तो भाई कैसे चलेगा? रिसर्च एनालिस्ट का काम ही है मार्केट के अंदर इधर-उधर की चीज़ें फैला देना। अगर उसके पीछे एक पुख्ता सबूत है, एक पुख्ता रीज़न है, जैसे एक्सिस के लिए इन्होंने रीज़न दिया था कि भाई इसका जो फंड मैनेजर है उसने घपला करा। प्रूव हुआ, हमने बोला कि हाँ, भी घपला करा। वहीं पे अगर क्वांट हो, क्वांट भी अंडर परफॉर्म करे, बेकार रिटर्न दे दे हमें, तो हम खुद बोलेंगे क्योंकि भाई इसमें दिक्कत क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने जायदाद अपने नाम कर दी, क्वांट की अंडर परफॉर्म करेगा, म्यूचुअल फंड है, कर सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड कर सकता है, करेगा तो बेच के दूसरे में चले जाएँगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर यहाँ पे क्वांट भी करता दिखेगा तो शायद मैं ही होऊँगा सबसे पहले जो बोलूँगा भाई क्वांट को बेच दो। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है वो इम्पोर्टेंट और एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ तब बेचने में फ़ायदा है ना। 1 महीने का अंडर परफॉर्मेंस, 2 महीने का अंडर परफॉर्मेंस, 6 महीने का अंडर परफॉर्मेंस और वहीं पे सारे के सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा भी कर रहा तो क्या दिक्कत है? आपका भी कर रहा तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको क्वांट का पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने क्वांट सेलेक्ट करा हुआ है और आज की जो वीडियो शूट हो रही है ये अक्टूबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेटेस्ट पोर्टफोलियो के अंदर 85% के आस-पास इक्विटी है, 11% एफएनओ है। करीबन-करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ भाई एफएनओ में थोड़ी-सी दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो स्टॉक गिरेगा, म्यूचुअल फंड गिरेगा, तो ये तो हमने पहले ही रेज़ कर दिया, तो ये चीज़ आपको पता ही होगी। कैश इनके पास नहीं था, इन्होंने कैश भी वापस से होल्ड करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है लिक्विडिटी इश्यू से बचने के लिए, ये भी मैंने पहले से करा था। अब मैं आपको इसके कुछ पोर्टफोलियो की होल्डिंग दिखाता हूँ कि जो रिटर्न थोड़े से कम हो रहे हैं बीच में, वो क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले देखो आप रिलायंस इंडस्ट्री, जब आप इसको खोलोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ से नीचे आता हुआ स्टॉक दिखा है। क्यों दिखा है स्टॉक नीचे आता हुआ? ये इस वजह से दिखा है बिकॉज़ जो फाइट चल रही है इज़राइल वाली में, उसमें ऑयल से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ चुके हैं। रिलायंस काम क्या करता है? क्रूड ऑयल से रिलेटेड इनका पूरा पूरा बिज़नेस है। तो भाई इनका स्टॉक नहीं गिरना चाहिए था? बिल्कुल गिरना चाहिए था। अब 10% की पूरी वेटेज है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 10% वाला स्टॉक अगर गिरेगा, तो फंड में अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी। दूसरा देखते हैं बीएसई, क्या बीएसई ने अच्छी रैली नहीं दी? डेफिनिटली अच्छी रैली दी है। कितना वेटेज है? 3%। अगर आप आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, रैली नहीं दी, रैली दी है, ऑल टाइम हाई का रिटर्न है। बीकाजी फूड रैली नहीं दी, बिल्कुल दी है, ऑल टाइम हाई का रिटर्न। अगर आप जियो की बात करोगे, रैली नहीं दी, नहीं दी, कोई बिज़नेस मॉडल ही नहीं है। जब बिज़नेस मॉडल नहीं है, रैली नहीं देगा, गिरेगा स्टॉक। तो अगर स्टॉक गिर रहा है और इसकी जो वेटेज है 3% है, तो आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इम्पैक्ट दिखेगा। सेम चीज़ अरविंद देखोगे, तो अरविंद फैशन जो है, अपैरल का बिज़नेस है, काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे कर्नाटका बैंक, क्या इसने रैली नहीं दी? ऑलमोस्ट रैली दी है, उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है। तो आप जब पोर्टफोलियो देखोगे, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इनका काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
ऑलमोस्ट जितनी भी टॉप होल्डिंग है इनकी, वो रैली दे रही है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास का रिटर्न आपको बनाते हुए दिख रही हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है जो टॉप वेटेज वाली कंपनियाँ हैं कुछ, उसमें अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, इसलिए जो बेंचमार्क है उसको ये बीट नहीं कर पा रहा शॉर्ट टर्म में। और ये इसी के साथ नहीं, ये सबके साथ है, बिकॉज़ रिलायंस हर किसी के पोर्टफोलियो में है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है, तो इस वजह से आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो अगर आप ये कहते हो कि क्वांट बेकार हो चुका है, स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो डेफिनिटली मैं सेम ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ नहीं करता है, तो डेफिनिटली आप इससे निकल सकते हो। लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग देखते हो, तो ना जाने कितनी बार डाउनग्रेड करेगी इसकी रेटिंग, ना जाने कितनी बार अपग्रेड करेगी। हो सकता है कि 3-4 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करे, लेकिन मैं ये चीज़ इस समय पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये चीज़ मानने को तैयार हूँ अगले साल के आसपास, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर रैली आएगी, तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, क्योंकि कितने भी वर्स्ट स्टॉक उसने पिक करे होंगे, वो आपको रैली देखता देता हुआ दिखेगा, वो आपको अच्छा रिटर्न बनाता हुआ दिखेगा। कि यहाँ से 10-15% 20% का करेक्शन नहीं हो सकता, डेफिनिटली हो सकता है, बिकॉज़ स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो डेफिनिटली हो सकता है। तो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना है, और डेफिनिटली अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस यहाँ पे कि क्वांट के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट को आप डेफिनिटली होल्ड कर सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा आप होल्ड करो। मेरा मानना ये है, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मेरी हवा-हवाई वाली बातें नहीं हैं, सारा डेटा आपके सामने है। वैल्यू रिसर्च अपनी डाउनग्रेड और अपग्रेड के बारे में क्या कहता है, वो भी बता दिया है। सैटेलाइट इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो भी बता दिया है। जब ज़्यादा बड़े-बड़े लोग सैटेलाइट इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, मैंने वो भी बता दिया है। अब आपके हाथ में है, अगर आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, चाहो तो और बाय करो इसके नहीं भी, और चाहो तो सेल करके भी निकल सकते हो। डेफिनिटली मैं होता तो मैं सेल नहीं करता, अंडर परफॉर्मेंस में खरीदता, बिकॉज़ रैली आने वाली है, और उससे पहले स्मॉल कैप बेच करके निकल के आपको क्या ही मिलेगा। तो ये था इस वीडियो के अंदर, अगर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनिटली मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।